नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम कुछ नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं, जनजातियां। तो दोस्तों मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि जनजातियां बड़ा टॉपिक है तो एक वीडियो में नहीं आ सकता, तो मैंने उनको कुछ टुकड़ों में बटा गया है। मेरा जितना मकसद रहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा एक ही बार में पूरे जनजातियां समझा दूं, लेकिन मैंने देखा कि अगर सभी को सब ज्यादा थोड़ा सा समझ में भी नहीं आता। दूसरी चीज, वो सारी जनजातियां अभी हमारे छोटे वीडियो में नहीं बन पाते, कम से कम 1.5-2 घंटे उसमें लग जाते हैं। तो मैं इसको 3 वीडियो में लेके आऊंगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो मैं पहले बड़ी जनजाति लाऊंगा, उसके साथ छोटी जनजाति, फिर नेक्स्ट वीडियो में बड़ी जनजाति, फिर उसके बाद छोटी जनजाति। तो इस प्रकार हम उनको तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे। तुलनात्मक अध्ययन करने से वो जल्दी याद होता है। तो मैं अगेन स्वागत करता हूँ आपका मैं हिमांशु, लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी। तो आइए करते हैं जनजातियां। जनजातियां देखिए, जनजातियां राजस्थान जनजातियां पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, डामोर, कंजर, सांसी सभी जनजातियां शामिल है। लेकिन आज हम 2 जनजातियों का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। एक बड़ी जनजाति लेते हैं मीणा, और साथ में छोटी जनजाति लेंगे डामोर। तो हम पहले देखते हैं मीणा जनजाति। तो दोस्तों आप जनजातियां जानते हो, सभी जानते हो शायद कि जनजातियां क्या होती है, जो पुराने टाइम से अपने जो जंगलों में निवास करने वाली होती है, वो परंपरागत तरीके से अपने कार्य में संलग्न रहती है। जैसे कृषि करना, जंगलों से आखेट करना, शिकार करना और कंदमूल इकट्ठा करना, मतलब संग्रहण करना। जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जनजातियों क्या करते हुए प्राथमिक व्यवसाय के पढ़े। तो आज हम विशेष रूप से मीणा के बारे में पढ़ेंगे कि जनजाति कहाँ निवास करती है और इसकी यूज में आने वाले शब्द कहाँ क्या है जो देखिए। तो सर्वप्रथम मीणा जो जनजाति है ये सर्वाधिक निवास करती है जयपुर जिले में। देखिए जयपुर जिले में निवास करती है, जयपुर जिले में निवास करती है सर्वाधिक रूप से। दूसरी चीज, ये अन्य जिले जैसे सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, उदयपुर, डूंगरपुर, यहाँ पर भी ये जनजाति मुख्यतः निवास करती है। लेकिन हम मेन बात करें तो ज्यादा सब जनसंख्या दृष्टि से जयपुर के अंदर सर्वाधिक निवास करती है। और कुल जनजाति की बात करें, कुल जनजातियों में 51.1% इन मीणा जनजातियों का अपना स्थान है। सभी जनजातियों में मीणा जनजाति सर्वाधिक है। इसके बाद हम याद करते हैं कि जो मीणा लोग हैं, ये मीणा लोग अपने आप को विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार से इनकी उत्पत्ति मानते हैं। विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार से अपने आप की उत्पत्ति मानते हैं। कौन? मीणा जनजाति मत्स्य अवतार से। और ध्यान रखिए, मीणा जो शब्द है, जो मीणा शब्द है, मीणा या मीना दोनों एक ही बात है दोस्तों। मीणा जो शब्द है वह मीन का अपभ्रंश है, मीन का अपभ्रंश शब्द है, ये ध्यान रखिए दोस्तों। मीन जो अपभ्रंश, इसका अपभ्रंश है, तथा जो मीन है इसका होता है मछली। इसका अर्थ क्या होता है? मछली। मीन का अर्थ है मछली। तो हमने मत्स्यावतार मीना की उत्पत्ति मीन वंश से मानी गई है, और ये मछली का इसका अर्थ है। देखिए दोस्तों, अब आता है कि मीणा जनजाति, देखो एक इतिहास बताता हूं मैं आपको। 1924 में, देखिए 1924 में 1924 के अंदर एक कानून लागू हुआ था, जिसके तहत उसका नाम था दादर्शी कानून, या इसको बोलते हैं जराइम पेशा। ये कानून था। इसके तहत क्या मानते हैं कि मीणा को चोर माना गया और उनको प्रतिदिन थाने में उपस्थिति दर्ज करने के लिए कहा गया। प्रतिदिन सुबह थाने में उपस्थित होने के लिए कहा गया इनको। तो इसका घोर विरोध हुआ। घोर विरोध इनके, देखो एक मीणा पुराण लिखा था, विरोध करने वाले कौन थे? जिन्होंने मीणा पुराण लिखा था, किसने? जैन मुनि मगन सागर ने क्या लिखा? मीणा पुराण। देखिए मीणा पुराण लिखा। इसके तहत, मीणा पुराण के तहत इन्होंने इस मीणा जनजाति को 5200 गोत्र
5200 गोत्र, ध्यान रखिए 5200 गोत्र, 32 हेरा और 13 पालों में इसको विभाजित किया। किसको? जैन मुनि माने सागर ने इन्होंने क्या, इनके पुस्तक थी ट्राइबल, ध्यान रखना जनजातीय ट्राइबल थी, उसके अंदर इसका इस प्रकार इनका विभाजन किया। तो जैन मुनि की जब ये द्वादशी कानून लागू हुआ, तो ये द्वादशी या जरायम कैसा कानून लागू हुआ, इसके तहत मीणा जातियों को प्रतिदिन थाने में उपस्थिति देना अनिवार्य किया गया था। तो इसके तहत जैन मुनि सागर ने सीख करके नीम का थाना क्षेत्र में, नीम का थाना क्षेत्र के अंदर, जो नीम का थाना क्षेत्र में कोई मीटिंग आयोजित किया है, सम्मेलन आयोजित किया गया। उस सम्मेलन का वो सम्मेलन हुआ 1944 के अंदर। कब हुआ ये? 1944 में सीख करके नीम का थाना आयोजित हुआ। इसमें सभी ने इसका घोर विरोध किया और घोर विरोध करने के बाद, देखिए घोर विरोध करने के बाद सरकार को झुकना पड़ा। तो अंततः 1946 में इस कानून को रद्द कर दिया गया। कौन से कानून को? द्वादशी कानून को या जरायम पेशा कानून को। अब हम बात करते हैं जैन मुनि, और ये अध्यक्षता किन्होंने की थी? ये अध्यक्षता की थी जैन मुनि मगन सागर ने, अध्यक्षता मगन सागर महोदय ने की थी। तो अब बात करते हैं इन्होंने, फिर बाद में एक आता है कर्नल जेम्स टोड। दोस्तों कर्नल जेम्स टोड इन मीणाओं को टोड के अनुसार जो मीणा है, ध्यान रखिएगा, जो मीणा जनजाति इनकी मूल निवास, इनका मूल निवास कहाँ माना? इनका मूल निवास मानता कालिको। क्या माना? कालिको माना। कालिको कहां से? कालिको पर्वतमाला को माना है। किसको? पर्वतमाला को। ये कहां पर है? ये है अजमेर से आगरा तक, ये कालिको पर्वतमाला। तो इसी के प्रकार देखो एक और वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने पूरे भारत की प्रजातियों में विभाजन किया था, वो था हर्बर्ट रिजले, जिन्होंने पूरे भारत की प्रजातियों को, यानी पूरे भारत को प्रजाति में विभाजित किया। तो उन्होंने रिजले के अनुसार उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो मीणा जनजाति है वह द्रविड़ प्रकार की है। वो कौन सी है? द्रविड़ प्रकार की। टोड ने मूल निवास कालिको पर्वतमाला में, रिजले के अनुसार द्रविड़ जाति से इसका संबंध बताया, मीणा जनजाति का संबंध बताया। अब इन्होंने, अब ये तो क्या इसकी मुख्य बात की मीणा जनजाति क्या है, कहां से उत्पत्ति हुई, इन्होंने क्या है, इनका पेशा क्या है। अभी अब हम बात करते हैं सामाजिक संरचना के बारे में। सामाजिक संरचना, तो इसमें तहत क्या होता है दोस्तों, देखिए सामाजिक संरचना के तहत मीणा जनजाति को मुख्यतः छह भागों में बांटा गया है। 6 भाग है इसके उपभाग, यानी कि पहला तो है जमींदार, दूसरा है चौकीदार, फिर है रावत मीणा, उसके बाद माना है बारहवीं मीणा, उसके बाद माना है चौथिया मीणा। तो इस प्रकार इनका विभाजन किया गया। अब इन्होंने जो जमींदार मीणा है, ये अपने आप को उच्च मानते हैं। ये क्या मानते हैं? अपने आप को उच्च मानते हैं, जबकि चौकीदार मीणा इनसे छोटे मानते हैं। तो जमींदार मीणा कौन थे? जिनके पास जमीन थी खूब सारी, और जिन जमीन वालों को जमींदार मीणा कहा गया, और जो उनकी चौकी रक्षा करते थे उनको चौकीदार मीणा कहा है। तो हम बात करें जमींदार मीणा की, तो क्या हो, जिनके पास पेशा था, यानी कि जमीन थी खूब सारे थे, उनको क्या कहते हैं, यानी उच्च कुल, ये मानते हैं उच्च कुल का। और जिनके पास कम से कम 3-4 बीघा जमीन थी, उनको जमींदार मीणा माना गया है। ध्यान रखिए दोस्तों, जमींदार मीणा। और चौकीदार मीणा क्या है? चौकीदार मीणा सैनिक बन गए, सैनिक थे उस टाइम, सैनिक। और चौथिया मीणा क्या है दोस्तों? चौथिया मीणा है जो गांव की रक्षा करते थे, वो क्या कहलाए? चौथे मीणा। जमींदार उच्च मानते हैं, इनमें आपस में विवाह संबंध नहीं होते हैं। इनमें संबंध कौन से? देखो इनके संबंध विवाह संबंध है, एक रक्त संबंध है, इनमें
ध्यान रखना, विवाह संबंध और रक्त संबंध इनमें मुख्यतः रक्त का मतलब वही फैमिली परिवार। यह जनजाति पितृसत्तात्मक है, यानी कि यूं कह सकते हैं कि यह जनजाति पितृसत्तात्मक कैसे कि यहाँ का मुखिया कौन होता है, जो घर का सबसे बड़ा सदस्य होता है वो मेरा जनजाति का मुखिया होता है, और उसी में उसकी परिवार में चलती है। जैसे गांव का वो घर का मुखिया कहता है, उस परिवार को वैसा ही करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं इसके आगे वाली बात। देखो दोस्तों, पितृसत्तात्मक होने की बात इसमें क्या होता है, देखो जो मेरा जनजाति थी वर्तमान में इनकी अर्थव्यवस्था के तौर पर टॉप पर है। जितनी भी जनजातियां हैं उन जनजातियों में मेरा जनजाति अर्थव्यवस्था के तौर पर है। आज के सरकारी नौकरी भी खूब आने लग गए हैं। अब इनका पहनावा कैसे, देखो सामाजिक जीवन में पहनावा कैसे है, जैसे पुरुष है तो पुरुष क्या पहनते हैं, पुरुष पहनते हैं धोती, अंगरखी, साफा जिसको फेंटा भी कहा जाता है। स्त्रियां पहनती है घाघरा, ओढ़नी, कांचली इत्यादि इनका मुख्य रूप से पहनावा है। इनमें ध्यान रखना बहुपत्नी प्रथा नहीं है, और इनका बहुपत्नी एकाकी परिवार भी नहीं है। जब हम डामोर पढ़ेंगे, डामोर एकाकी प्रथा में है, जबकि मेरा जनजाति एकाकी प्रथा में शामिल नहीं है। अब देखिए तो जमींदार मीणा आते हैं। अब जमींदार मीणा इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था देखो अर्थव्यवस्था में क्या है, एक बार दोस्तों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम यहीं से वापस पढ़ते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के रूप में ये कृषक है, मुख्य रूप से ये कृषक है, और इनमें बटाईदारी व्यवस्था है, और वर्तमान में सरकारी सेवा में भी आने लग गए हैं, सरकारी सेवा में आने लगे हैं। अब देखिए बटाईदारी कौन सी, एक तो इनमें बटाईदारी व्यवस्था को 3 भागों में बांटा है। देखो कौन सी, तो इसमें बटाईदारी व्यवस्था है। एक पहली है हाशिया व्यवस्था, दूसरी है ये मतलब बटाईदारी में कृषि करते थे तो किस प्रकार की कृषि करते थे जिनका उल्लेख बताया गया है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो मालिक है वो भू राजस्व देता है, बदले में 1/3 बदले में क्या देता है, 1/3 जो उपज होती है वो उपज लेता है। अब इसके बाद देखो दोस्तों आती है रक्षक हो। इसके देखो दोस्तों इसके अनेक बुक में अलग अलग नाम है, ये ध्यान रखिए। या इसको कहते हैं हाड़ी भी कहा जाता है, इसको हाड़ी, ठीक है, हाड़ी बट्टा और हाशिया बट्टा। हाड़ी बट्टा में क्या होता है, जो मालिक होता है वो अपना जमीन देता है तथा उसके साथ जो बीज खाद वो भी साथ में देता है, उसके बदले में 1/3 अपना हिस्सा लेता है। तीसरा दोस्तों देखो इसे भी 1/3 है, इसे भी 1/3, लेकिन इसे पूरी भू राजस्व देता है, इसमें जमीन भी देता है और उसके साथ आपको बीज खाद वो भी अवेलेबल उनको उपलब्ध कराता है। चौथा है छोटा बट्टा। देखो छोटा बट्टा में क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर भू राजस्व देता है, मतलब जमीन भी देता है, और सिर्फ जमीन देता है, उसके बटे में 1/4 हिस्सा वापस लेता है। ये जमींदारी की व्यवस्था की बात होगी। तो मतलब क्या है, इसके अंदर सबसे बड़ा है। अब बात यह है कि ये जो भिन्ना जनजाति ये इनका जो घर का मुखिया क्या कहलाता है, सॉरी यहाँ संरचना वापस देखते हैं एक बार। इसमें क्या होता है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। किसको, भिन्ना जनजातियों की पंचायत को। पहली है ग्राम पंचायत, ठीक है दोस्तों, दूसरी है गोत्र पंचायत, तीसरी है क्षेत्रीय पंचायत, चौथी है 84 पंचायत। ये इनकी पंचायत है जिनमें इनमें झगड़े होते हैं वो आपस में निपटा लेते हैं। इसमें 84 पंचायत सबसे बड़ी पंचायत होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है कि 84 पंचायत, इनमें सबसे बड़ी पंचायत, सबसे छोटी ग्राम पंचायत, गोत्र, क्षेत्रीय और 84 पंचायत इसमें शामिल है। अब जैसे इसके घर का मुखिया क्या कहलाता है दोस्तों, घर का मुखिया कहलाता है पटेल। यहाँ पर घर के मुखिया कहते हैं पटेल, और इनके घर को कहते हैं रॉक से।
ये जो शब्द पूछे जाते हैं इन्हीं शब्दों पर है दोस्तों। और जब हम पढ़ेंगे किसको डामोर में तो उसमें घेर होता है। ये सब अलग अलग जनजातियों की अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, तो ये कौन से देवता की पूजा करते हैं, ये पूछते हैं झील माता, सीधे की जो झील माता है उसकी पूछते हैं, और श्री माधोपुर गणेश जी की पूछते हैं, गणेश जी को, और गौतमेश्वर जी को, गौतमेश्वर जी को। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये मीना जो जनजाति है दोस्तों, गौतमेश्वर इनका मुख्य देवता है, मतलब आराध्य देवता है। क्या है दोस्तों, गौतमेश्वर आराध्य देव है। तो आराध्य देव और देवता उसमें अंतर देखिएगा, जिन माता की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, और गौतमेश्वर का आराध्य देव है, तथा इनका मुख्य देवता है बुज्ज देवता। कौन सा दोस्तों, बुज्ज देवता, जिसकी ये पूजा करते हैं, ध्यान रखना। और ये मीना जनजाति शक्ति के उपासक है। किसके हैं, शक्ति के मुख्य रूप से ये मीना जनजाति उपासक है। आराध्य देव गौतमेश्वर हुआ। एक चीज इनमें ये ध्यान रखिए कि जो मीना जनजाति है वो हाकम का प्याला, हाकम का प्याला, इसकी कसम खाकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हाकम का प्याला की कसम खाकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और इनके मुख्य देवता हो गए। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों इनके मुख्य वर्ड। देखो होता क्या है कि प्रत्येक समाज का हो या जनजाति का हो या अपना क्षेत्र का हो, उसके आधार पर सभी की अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, अलग अलग शब्द है। जैसे मैं कहूँ दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, एक गेली शब्द है, गेली। इस गेली का क्या होता है दोस्तों, जो मीणा युवक है, मीणा युवक है उनके मित्रों का समूह, मीणा जो युवक है उनके मित्रों का समूह क्या कहलाता है, गेली कहलाता है। अब आता है कोकमार, कोकमार। ये कोकमार क्या होता है कि जब इनमें संकट आता है, मीणा जनजाति में जब संकट आता है तो मुंह पर हथेली रखकर यूं रखकर जोर से चिल्लाते हैं, मुंह पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाते हैं, ताकि उनकी मीणा लोग इकट्ठे जाए और उस संकट का सामना कर सके। अब इसी की बात है दोस्तों, एक चीज है, ये कोकमार है ना, एक गोंड जनजाति में भी वर्ड आता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसका मतलब वहां अलग होता है और यहाँ पे इसका मतलब अलग है। तो यहाँ पर क्या हुआ, संकट से मुंह पे हाथ रखकर जोर से चिल्लाते हैं। अब आते हैं दोस्तों बड़लिया, बड़लिया। अब बड़लिया कौन होता है, देखो हर चीज मध्यस्थता करने वाले, इसको बोलते हैं मध्यस्थ, मध्यस्थ व्यक्ति। जैसे वर पक्ष और वधु पक्ष, दोनों पक्षों में बीच में मध्यस्थता करवाते हैं शादी समारोह के लिए, तो क्या हुआ, उसको कहते हैं बड़लिया। इनमें आटा साटा एक परंपरा है, आटा साटा। आटा साटा इसका मतलब क्या था कि यदि एक व्यक्ति लड़की देगा तो उसके ये लड़का है, उसको भी अपनी लड़की के ससुराल वाले की तरफ से वापस लड़की मिलेगी। मतलब एक दूसरे में वहां शादी ब्याह कर लेते हैं, उसको कहते हैं आटा साटा। इसको अलग अलग नामों से आटा फटाफट बोलते हैं, इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से इसका बोला जाता है। यहाँ पर वधु पक्ष को मूल्य भी दिया जाता है, ध्यान रखिए दोस्तों, वर पक्ष की तरफ से। और अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो मीना जनजाति आप पढ़ रहे हैं, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हम जैसे एक बार क्वेश्चन में आया था आरटीसी में बुज्ज के बारे में कि किसका देवता है, तो ये बुज्ज का मीना को देता है। लोक देवता कौन सा है, लोक देवता आराध्य देव गौतमेश्वर है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो आज के इस मीना में हमने एक चीज कही थी, द्वादशी कानून, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान से देखिएगा। अब मीना जनजाति में क्या होता है दोस्तों, जो बहुपत्नी प्रथा है वो इसमें बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा। बहुपत्नी प्रथा यहाँ नहीं, बाकी अन्य जातियों में बहुपत्नी प्रथा शामिल है और आएगी। इसमें दोस्तों देवर बट्टा भी है, देवर बट्टे का मतलब है यदि किसी पुरुष की किसी स्त्री का पुरुष मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो अपने देवर से शादी कर लेती है, इसको चूड़ी पहनना ही बोलते हैं। यदि शादी करते हैं तो वो देवर बट्टा कहलाता है इसी के अंदर। तो ये आज का मैं टॉपिक में ये अलग अलग प्रकार के नाम थे जिनको हमने पढ़ा है दोस्तों। अब आज की मीना जनजाति के बाद हमारा आएगा डामोर जनजाति, जिसको हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए
जनजाति है, ये एक चीज भी बताना भूल गया था। मीणा जनजाति एक जो स्थान है वह है पाली जिले के अंदर, वहां पे एक नदी है, उस नदी को इनकी मुख्य गंगा नदी कहा जाता है। किसको? मीणाओं की गंगा नदी, जहां पर ये अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन करते हैं और उनके जो राख है उनको भी वहां पर बहा देते हैं। वो है बड़े बेड़स नदी, यहाँ पर वो अपने इनको मीणाओं की गंगा कहलाती है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं डामोर जनजाति के बारे में। डामोर जनजाति, देखिए डामोर जनजाति है जो ये भी एकाकी प्रकार की, देखो ये मूलतः है डूंगरपुर के सीमलवाड़ा पंचायत समिति, सीमलवाड़ा पंचायत से भी निवास करती है। और इसके अलावा बांसवाड़ा में उदयपुर में भी कुछ जनजाति निवास करती है। इसके अंदर भूपत्नी प्रथा शामिल है, भूपत्नी प्रथा शामिल है। इसी में देखो दोस्तों, अब जो सिमलवाड़ा है यहाँ पर डूंगरपुर सिमलवाड़ा होने इनको डामरिया भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं इनको डामरिया भी कहा जाता है। इनमें देवर बट्टा भी है, ध्यान रखिए, मतलब किसी स्त्री का पुरुष की डेथ हो जाती है, किसी स्त्री पुरुष की, तो वो अपने देवर से शादी कर लेती है या चूड़ी पहनती है, इसको देवर बट्टा कहा जाता है। इनका मुख्य भोजन मक्का है, ध्यान रखिए, मुख्य भोजन मक्का। इसके अलावा जो बाजरा गेहूं वो भी खाते हैं, लेकिन मुख्य भोजन में मक्का शामिल है। ये देखो इसके अंदर क्या होता है, डामोर जनजाति, ये डामोर जनजाति में जो हिंदू में क्या होता है कि पुरुष को जलाते हैं, लेकिन डामोर एक मात्र ऐसी जनजाति है जिसमें मृत शरीर को या पुरुष या स्त्री मृत शरीर को जलाते भी है व गाड़ते भी है। देखिए जलाते भी है वह गाड़ते भी है, दोनों काम करते हैं दोस्तों इसके अंदर, जलाते व गाड़ते भी है। अब देखो ये है, देख मैं एक चीज ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एक हिंदुओं को पता क्या होता है कि व्यक्ति को मैक्सिमम जलाया जाता है और सभी में जलाते हैं, लेकिन इस जनजाति दोनों काम साथ में करते हैं, इस काम में दोनों काम साथ में करते हैं। अब बात करते हैं इसमें पुरुष क्या पाते हैं, पुरुष का वही है धोती साफा जो फैन टाइप होते हैं एक्सेट्रा। स्त्रियां पहनती लहंगा, ओढ़नी, कांचली, ये का मुख्य वस्त्र है, जो स्त्रियों के वस्त्र है। अब देखिए इसके अंदर ओढ़नी है, जो छपी हुई ओढ़नी, ध्यान रखिए, छपी हुई ओढ़नी डामोर जनजाति मुख्य रूप से क्यों पहनती है, ये मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि तारा भात की ओढ़नी भीलों के लिए प्रसिद्ध है। तारा भात की ओढ़नी किसके लिए, भीलों के लिए है, और छपी हुई ओढ़नी है डामोर जनजाति के लिए। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, तारा भात की ओढ़नी भीलों में मुख्यतः होती है और छपी हुई ओढ़नी डामोर जनजाति में शामिल है। अब इसके प्रमुख मेले क्या होते हैं, 11 एक तो सिमलवाड़ा में इनका मेला बढ़ा था, वह 11 रेवाड़ी का मेला, 11 रेवाड़ी का मेला जो कि सिमलवाड़ा डूंगरपुर में मुख्य रूप से लगता है। दूसरा है छेला मावजी का मेला, छेला मावजी का मेला जो कि गुजरात में लगता है, और इनका प्रमुख मेला भी यही है दोस्तों। कौन सा, छेला मावजी का मेला इनका प्रमुख है। एक चीज उसमें मीणा जनजाति में ध्यान रखिएगा कि जो होली है, होली उसके तीसरे दिन से, दोस्तों मीणा के बारे में बता रहा हूं, इसमें मिस हो गया कि होली के तीसरे दिन से यहाँ एक मेला लगता है, ध्यान रखना, तीसरे दिन से मेला लगता है जो कि जिसमें ये मुख्य रूप से नेजा नृत्य करते हैं, जो मीणा का प्रमुख नृत्य है। कौन सा, नेजा नृत्य करते हैं गोतमेश्वर में, ध्यान रखिएगा, वहां पर नेजा नृत्य होली के तीसरे दिन से, ये इंपॉर्टेंट है। चलो हो गया। अब दोस्तों इसी में हम डामोर की बात करें, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डामोर, इतना सफिशिएंट है। 11 रेवाड़ी का सिमलवाड़ा लगता है, छेला मावजी का मेला गुजरात में, जो इनका प्रमुख मेला है, इनका बेनेश्वर मेला भी ध्यान रखिएगा। लेकिन क्या होता है, भीलों का प्रमुख मेला बेनेश्वर, ध्यान रखिएगा, भीलों का प्रमुख मेला बेनेश्वर है, और इनका डामोर का भी बेनेश्वर मेला है जहां पर ये जाते हैं।
तो ये आज के डामोर और मीणा जनजाति की दोनों बात होगी। ये वापस देखो निजाम नृत्य किसका है, मीणाओं का, जो होली के तीसरे दिन से लगता है। वहां पर मेरा नृत्य वो निजाम नृत्य करते हैं। दोस्तों आप इसको वापस देखिए और आज का हमारा 2 जनजाति यही समाप्त होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में जो गरासिया है, सहरिया है, वो जनजातियों का भी अध्ययन करेंगे।